हेलो फ्रेंड्स। तो 8 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके और साइंस के एक शानदार क्लास के लिए। इस क्लास में फ्रेंड्स टोटल जो लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन को ऐसे सेट किया गया है जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो लेवल होता है डीएड में पूछने का फ्रेंड्स, वैसे ही लेवल के क्वेश्चन को हम सेट किए हैं। ठीक है, तो सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यही बोलेंगे आपसे। और यह क्लास मेरा भी बहुत ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी से अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो अभी भी आपके पास 1 डेढ़ महीने का टाइम है। लगातार आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद करिए फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग बात करना कम करते हैं, अब क्लास में हम लोग ध्यान देते हैं, और जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि अजातशत्रु कहाँ का शासक था? कलिंग, इंद्रप्रस्थ, मथुरा या फिर मगध का? अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु जो था वो कहाँ के? मगध के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो मगध का शासक था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, लाहौर की संधि कब हुई थी? एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लाहौर की संधि कब हुई थी? और बिल्कुल यही लेवल होता है। ठीक है, बिल्कुल यही लेवल का क्वेश्चन आता है। लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846, 10 मार्च 1850, 9 मार्च 1855, 10 मार्च 1860। लाहौर की संधि कब हुई थी? सही जवाब हुआ फ्रेंड्स, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ था। ठीक है, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर, रूसी क्रांति कब हुई थी? एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917, 1919, 1916, 1918 में रूसी क्रांति कब हुई थी? चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड रूसी क्रांति जो है कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, तो रूसी क्रांति 1917 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1915 में, 1912, 1914 या फिर 1918 में? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। चौथा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, उसमें जो है हम पिछले बार जो क्वेश्चन करवाए थे वो वाला क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया वो वाला क्वेश्चन, दोनों को देख लीजिएगा, आप खुद समझ में आ जाएगा कि हम जो पढ़ाते हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेंड्स सेम टू सेम हम जो पढ़ाएं वही क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया। ठीक है, लगभग बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो विश्वास करिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जो हम पढ़ाते हैं इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। 5 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? सही जवाब हो गया फ्रेंड्स 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पांचवा का ए हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो छठा का सही जवाब हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था फ्रेंड्स। छठा का डी हो गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक, याद कर लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आया? भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आया? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फिर फ्रांसीसी? तो 7वां का सही जवाब फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली लोग आए थे। ठीक है, 7वां का ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी, 1602, 1608 या फिर 1615 में? ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 8वां का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। 8वां का ए हो गया। ठीक है, 8वां का ए हो गया। सभी को याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, आंसर के साथ देंगे। ठीक है, चलिए वो ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के पहले वायसराय। 9 का आंसर कौन बताएगा आंसर का? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 9 का सही जवाब फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहले वायसराय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। आगे चलते हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बिहार से बात हो रहा है। ठीक है, तो बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या फिर बेगम हजरत महल?
1857 की जो क्रांति है फ्रेंड्स, उससे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस आने का, याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कुंवर सिंह, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, 10 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर अरुणा आसफ अली? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 11 का सही आंसर हो गया फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 11 का सी का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 11 क्या होगा जी? सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1887, 1895, 1897 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 12 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 12 का हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स अभी तक पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसा क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीज़ का आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये सब के लिए हम हैं, ठीक है। आपको हम वो पढ़ा देंगे फ्रेंड्स जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बिल्कुल आपके लेवल के अनुसार पढ़ाएंगे, ऐसे वैसे या बहुत ज़्यादा चीज़ भी आपको नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अगर आपको मेरे से तैयारी करना है तो सुन लीजिए, आपको हम बहुत ज़्यादा बोझ नहीं देने वाले, आपको बहुत चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, सही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे तैयारी करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपको टॉपिक वाइज भी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज भी क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? याद रखिएगा, कोलंबस जो था फ्रेंड्स वो इटली का निवासी था। 13 का 20 का सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या फिर गैरिबाल्डी? रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? तो 14 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, रक्त और लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क से संबंधित है। 14 का सी, ठीक है। रक्त और लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। 15, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? चलिए 15 का आंसर बताइए। तो याद रखिए फ्रेंड्स, समुद्री जल में फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, सुमात्रा या फिर जावा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा जी? याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड? ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। 16 का ए हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार या फिर कोलंबिया का पठार? विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हो जाएगा जी, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 18, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए तो? गरसोप्पा, हुंड्रू, काकोलत या फिर एंजिल? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा आपका फ्रेंड्स एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा फ्रेंड। 18 का डी हो गया, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला, विश्व में चाय का, भारत, श्रीलंका, चीन या फिर इंग्लैंड? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, इसका आंसर कहाँ बताना है? क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर कि विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, भारत, रूस, यूएसए? तो विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है, सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स चीन जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 का ए हो गया, ठीक है। 20 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है जी 21 नंबर कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, मैगलेन, वास्को डिगामा या फिर एमंडसेन? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? याद रखिए जी, एमंडसेन जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। 21 का डी हो गया। आगे चलते हम लोग। 22 सॉरी आंसर दिख गया। क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है।
इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 22 का डी हो गया। आगे चलते हम लोग। 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, 23 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, ज़्यादा किया। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सोने का रेशा कहा जाता है, सोने का रेशा कहा जाता है कपास को, जूट को, पीतल को या फिर रेशम को? सोने का रेशा किसको कहा जाता है? 24 का आंसर बताइए। सोने का रेशा जो है वो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है फ्रेंड, 24 का बी हो गया, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, सोने का रेशा जो है जूट को कहा जाता है, ठीक है। 24 का बी हो गया। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? 1825, 1829, 1835 में, 1840 में? तो सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 25 का फ्रेंड्स, 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से फ्रेंड्स अब जो है कुछ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए, जीके पढ़ लिया, अब यहाँ साइंस को देखिए। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर न्यूटन? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब फ्रेंड, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। खोज से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है फ्रेंड्स, खोज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। चलिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम को निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या फिर बाह्य बल? तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है जी? याद रखिए, अपकेंद्रीय बल लगता है दूध से क्रीम को निकालने में, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है, दूसरा का ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या फिर चतुर्थ सेल? शुष्क सेल क्या होता है जी? सही जवाब हो जाएगा, शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल जो है वो शुष्क सेल होता है, तीसरा का ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आंसर आपको बताते चलना है फ्रेंड्स, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका जो है। हाँ, एक बात और आपको बताते हैं कि लास्ट में आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं, कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ गिना करिए, ठीक है, कितना गलत हुआ। इससे होगा क्या? इससे आपका खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपका लेवल अभी कैसा है, ठीक है। और साथ साथ हम भी आपका चेक कर पाएंगे कि आपका लेवल कैसा है, उसी के अनुसार आपको तैयारी भी करवाएंगे। इसलिए लास्ट में बताया करिए, क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट कर दिया करिए सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है या इतना क्वेश्चन गलत हुआ है, तब हमको भी पता चल पाएगा ना कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, आपका मतलब लेवल क्या, आपका तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। वैसे ही आपको हम क्लास करवाएंगे, वैसे ही आपको हम कंटेंट देंगे, क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जरूर बताया करिए। विभवांतर का मात्रक बताइए, एम्पियर, वोल्ट, कुलाम या फिर ओम? तो फ्रेंड चौथा का सही जवाब हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर जो होता है वो किस नियम के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम, लेंस के नियम, ओम के नियम या फिर फ्लेमिंग के नियम? तो विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करती है? तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर जो होता है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हम लोग। छठा, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक या फिर रेडियोग्राफी के द्वारा? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है फ्रेंड? छठा का सही जवाब हो गया, ठीक है। होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है, ठीक है। होलोग्राफी के द्वारा जो है त्रिविमीय चित्र लिया जाता है, छठा का ए हो गया। आगे चलते हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? ब्रूनो रोसी, विक्टर हेस, कॉपरनिकस, एडविन हबल ने? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो सातवां का सही जवाब हो गया फ्रेंड, विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी, सातवां का बी हो गया, ठीक है। 7 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी, सातवां का बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको उत्सर्जित करता है? ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें को, बीटा को, गामा को या फिर इनमें से सभी को? तो फ्रेंड्स 8वां का आंसर बताइए। सुनिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है ये इन सभी को उत्सर्जित करता है, ठीक है। 8 का डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 280, 290, 300 या फिर 310? केल्विन की बात हो रहा है, ठीक है। केल्विन मान में
मानव शरीर का तापमान कितना होता है? याद रखिएगा जी, 9 का सही जवाब हो जाएगा 310 केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स 10 का सही जवाब हो गया आर्किमिडीज जो है वो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, 10 का ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरा क्लास फ्रेंड्स ज़्यादा लंबा नहीं होता और हम कोशिश करते हैं कि क्लास में ज़्यादा उल्टा सीधा बात ना करें, मतलब ज़्यादा बात ना करें। जितना आपको ज़रूरत है क्लास में उतना ही टाइम दें, और फालतू का बात करने से कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स। और क्या करना, आपको रिवाइज भी किया करिए। ठीक है, एक बार में याद ना हो तो रिवाइज भी किया करिए। ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, बस मेरा बात मान लीजिए, तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट में आप खुद बोलेंगे सर कि मेरा बहुत अच्छा हो गया, पहले दिक्कत होता है। ठीक है, आप खुद लास्ट में ऐसे बोलेंगे, बस विश्वास करिए। 11, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है जी, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, पार्सेक किसकी इकाई होती है? पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश की चमक या फिर चुंबकीय बल। पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो सही जवाब हो जाएगा पार्सेक जो फ्रेंड वो दूरी की इकाई है। 12 का ए हो गया। ठीक है, पार्सेक दूरी की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13, अतिचालक का लक्षण, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण है उच्च प्राज्ञता, निम्न, शून्य या फिर अनंत। अतिचालक का लक्षण क्या होता है जी? याद रखिए, अतिचालक का जो लक्षण होता है वो उच्च प्राज्ञता होता है। 13 का ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, तैरने के नियम की खोज किसने की थी? तैरने के नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो या फिर आर्किमिडीज। तैरने का नियम, ठीक है, तैरने का नियम की खोज किसने की थी? तो सही जवाब हो गया फ्रेंड्स आर्किमिडीज ने तैरने के नियम की खोज की थी। 14 का डी हो गया। ठीक है, तैरने का नियम आर्किमिडीज। आगे चलते हम लोग। 15, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, इसका आंसर दिख गया आपको। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? याद रखिए फ्रेंड्स, एक होता है। ठीक है, कितना होता है? एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। 16, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था? हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी या फिर मॉर्स ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार फ्रेंड्स रॉन्टजन ने। इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? तत्व में, अणु में, परमाणु में या फिर यौगिक में। तो समस्थानिक गुण जो होता है जी, याद रखिए, तत्व में पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण तत्व में पाए जाते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, समस्थानिक गुण तत्व में पाए जाते हैं फ्रेंड, 17 का ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? 18 का आंसर कमेंट करिए। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो 18 का सही जवाब होगा फ्रेंड्स नियंत्रित विखंडन के द्वारा। ठीक है, नियंत्रित विखंडन के द्वारा जो है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 18 का सी। ठीक है, 18 का सी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो होता है किस पर अधिकतम होता है? आंसर बताइए 19 का आंसर। पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है? तो 19 का सही जवाब है फ्रेंड्स 4 डिग्री पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल, डाइन, आर्ग या फिर जूल। दाब का मात्रक क्या होता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। 20 का ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 21, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वान टाइसेल, के रॉन्टजन, फर्न्सवर्थ या फिर टेलर एवं यंग। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो 21 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, रडार के आविष्कारक कौन थे? आंसर हो जाएगा टेलर एवं यंग जो थे वो रडार के आविष्कारक थे फ्रेंड्स। 21 का डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लाटिंग, आयनन या फिर कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो गया फ्रेंड्स गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। 22 का ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, होमवर्क का आंसर कमेंट करना है क्लास खत्म होने के बाद। ठीक, इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय है? ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया, स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लिया अभी। ठीक है, इसका आंसर बताना आपको, इसमें से कौन विद्युत अचुम्बकीय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग।
वोल्टेज सेल के आविष्कारक कौन है? वोल्टेज सेल के आविष्कारक कौन है? आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिए जी, वोल्टा जो है वो वोल्टेज सेल के आविष्कारक हैं। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि सैन्यता किसकी इकाई है? तो फ्रेंड 25 का आंसर हो गया, सैन्यता जो है वो पॉइस की इकाई है। तो टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन जीके का, 25 क्वेश्चन साइंस का पढ़े हैं। क्लास कैसा लगा और कितना क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त कर देंगे। और अभी आपको फ्रेंड्स इतना कम क्वेश्चन मिल रहा है, जब हम लाइव पढ़ाएंगे अभी तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, क्योंकि मेरा यूट्यूब में कहीं पे कुछ सेटिंग गलत हो गया है, उसको चेक करवा रहे हैं अभी। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, टेक्निकल इशू हो गया फ्रेंड्स, उसको ठीक हो जाएगा तो हम खुद लाइव पढ़ाएंगे आपको। और लाइव में और ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक वाइज क्लास करवाएंगे और आपका प्रीवियस ईयर के अनुसार क्लास होगा फ्रेंड्स। PDF भी बिल्कुल में फ्री में मिलेगा और आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक। तो गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। समाप्त करते हैं।